गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब एक नई सुबह और नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। नई सुबह से जनाब याद आ गया मुझे कि बचपन में हम सब कहानियाँ और किस्से ज़रूर सुनते हैं और शौकीन भी होते थे। और मुझे भी अपनी नानी अम्मा की सुनाई एक हकायत याद आ गई कि जंगल में हर सुबह जब हिरन की आंख खुलती है तो उसे पता होता है कि अगर आज वो तेज़ ना भागा तो जंगल के जो बादशाह है शेर की खुराक वो ज़रूर बन जाएगा। और जब शेर जागता है तो उससे भी पता होता है कि अगर उसने आज तेज़ भागकर किसी हिरन का शिकार नहीं किया तो वो भी सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा उसको भी। तो जनाब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर की तरह ताकतवर हैं या फिर हिरन की तरह कमजोर हैं। जब भी सूरज तुलू हो उठें और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जिंदगी की धूप में लग जाएं और आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। तो इसी हवाले से जनाब आपने आज का दिन जो है बड़ा प्रोडक्टिव तरीके से गुजारना है। वीकेंड का तो आगाज़ हो चुका है और जब हम शहर के हालात के बारे में आपको बताएंगे, ख़ुसूसन तौर पर शहर में होने वाले जो एहतजाज हैं उन पर आज हम बात करेंगे। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की बंदिश पर भी, और उसके साथ साथ जो कल T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टाकरा यानी पाक भारत मैच के बारे में भी आज हमने बात करनी है। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से ही बरकरार रहती है। रिश्ता चाहे माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो, मियाँ बीवी का हो या फिर दोस्तों का हो, इसमें एक बहुत ही अहम बात है कि एक दूसरे से गिले शिकवे या मसाइल को हम खुलकर डिस्कस करना चाहिए। अगर उन रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ जाए, अगर हम अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर ना करें और एक दूसरे से बातें डिस्कस करने के बजाय छुपाएं, तो समझ आए जनाब कि आपके रिश्तों की लड़ी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी है। और हमने कितनी शादियां ऐसी देखी होंगी, आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी देखी होंगी जो बहुत चाव से और बहुत मोहब्बत से की जाती हैं, लेकिन फिर यही हंसते बसते जो घर है वो उजड़ भी जाते हैं हमारे सामने और मियाँ बीवी बात बात पर लड़ने लगते हैं और बिलाखिर उनके एंड पर अलहदगी हो जाती है। और अगर इसकी वजह क्या है, वो कौन से पहलू होते हैं जिन पर शादियाँ पहले से नहीं उन चीज़ों पर गौर किया जाता और ख्याल किया जाता है कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शादी के बाद फिर खामियां ही खामियां एक दूसरे को क्यों दिखाई देने शुरू हो जाती है। एक दूसरे को कहा जाता है कि अब वो बदल गए हैं। इन तमाम मामलात पर हमने जनाब आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सहर चावला हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, आज हमने बात करनी है मियाँ बीवी के रिश्ते पे। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बाप का, हर चीज़, और में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं बता भी रही थी। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की जाए तो उनके एक सर्टन कह लें कि टाइम के बाद झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बात बात पर झगड़ा होता है। ये क्यों कह लें कि ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, इस वजह से झगड़े होते हैं, या अदम बर्दाश्त उनमें आ जाता है इसलिए होता है ये? अच्छा, एक टर्म होती है नो ब्रेनर, यानी एक चीज़ जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको सरजद करने के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वो एफर्टलेसली सरजद होती है। ठीक, मैं बात करती हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम जब अपने बहन भाइयों के साथ बड़े हो रहे होते हैं, माँ बाप ने तो हमें जन्म दिया होता है, जब हम उनके साथ तरबियत पा रहे होते हैं, ये हमारी नो ब्रेनर एग्जीक्यूशन होती है उनके साथ, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारी शख्सियतें जो है वो साथ डेवलप हो रही होती हैं। इसलिए बहन भाइयों के झगड़े में और उसकी सुलह के डायनामिक्स में डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू मियाँ बीवी के झगड़े में और उसकी सुलह के डायनामिक्स में, क्योंकि उनके साथ आपकी शख्सियत एक हार्मनी में, ऑफ कोर्स दो पर्सनैलिटीज एक जैसी नहीं होती, इवन इफ यूर पोल्स अपार्ट, और अगर आप बहन भाई हैं एक रेजोनेंस के साथ आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हुई होती है। अब जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक दोनों मुकम्मल अलग अलग शख्सियत होते हैं, अपने नज़रियात रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, हर चीज़ को लेकर कुछ मामलों में शदीद इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीवी कुछ मामलात में बहुत इनफ्लेक्सिबल है और जो आदमी है वो उन मामलात को कोई बड़ी बिग डील ही नहीं समझता। अब थोड़े अरसे बाद लड़ाइयाँ, स्टेप बाय स्टेप करके आपके सवाल के जवाब देती हूँ, थोड़े अरसे बाद लड़ाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि व्हेन दैट हनीमून फेज पैसेज ऑफ, जब वो वाला फेज गुजर जाता है कि आप सैर सपाटे कर रहे हैं, आप दावतें कर रहे हैं, आप शादी की यूफोरिया में, क्योंकि यहाँ पर हमारी शादी को भी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट समझ के महीना तो मनाया जाता है, उसके बाद 3-4 महीने का उसका यूफोरिया भी सेलिब्रेट किया जाता है। जब वो गुजर जाता है और जब आपको जिंदगी की उलझने जो है उनको इकट्ठा फेस करने का टाइम मिलता है, तो यहाँ पर नोक-झोंक शुरू होती है। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस टाइम ये रियलाइज करते हैं कि हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अच्छा। आपको कैसे पता लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने होते हैं? मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करी जिसमें बहुत ज्यादा एब्यूज हो, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि बुराइयां तो सब में ही होती हैं, बर्दाश्त आपसे उसकी हो जाती है जिससे आप मोहब्बत कर बैठते हैं, ठीक है।
अब होता क्या है कि वो जो हनीमून फेज होता है वो तो चाहे दो मियाँ बीवी के बीच उस तरह की रूहानी मोहब्बत, स्पिरिचुअल मोहब्बत है या नहीं है, वो तो सबका ही अच्छा गुजरता है। जब आप टर्बुलेंसेस से पास करते हैं तब आपको पता लगता है कि कौन किससे दर हकीकत कितनी मोहब्बत करता था। यहाँ पर जो हालात की कसौटी पर आपका स्टेमिना जज किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग विड्रॉ कर जाते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे भी होता है कि आप अगले बंदे से मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो मर्द है वो भी बीवी को फॉर ग्रांटेड ले सकता है, बीवी भी मर्द को फॉर ग्रांटेड ले सकती है। अब ये खुद को किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं? इस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बीवी है, उसको शौहर की कुछ आदत से प्रॉब्लम है, या शौहर को बीवी की कुछ आदत से प्रॉब्लम है कि हर छोटी छोटी बात उठा के बता देना, या बीवी को मर्द की के काम के बाद मुझे टाइम ना देना, इधर चले जाना, उधर चले जाना, तो वो इसको एड्रेस करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने अपनों की जो शिकायत है ना, जो कंप्लेंट्स हैं, उनको एड्रेस करना छोड़ देते हैं, तो उस वक्त हम उनसे दूरी की तरफ पहला कदम जो है वो उठा लेते हैं। और मुनीबा, ये हम कब करते हैं? जब हम किसी की मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी हमें पता होता है कि इसने चले ही कहाँ जाना है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉटल अप करती जाती हैं, और अगला बंदा इस कदर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अल्टीमेटली वो जिस तरह उसको दिखाता है उस फीलिंग को, या तो वो फिर बड़ी बदसूरत लड़ाई झगड़े की सूरत में होती है, या तो वो खामोशी ऐसी टूटती है कि खुदा ना खास्ता अलहदगी हो जाती है, या फिर जो उसको इस रवैये की तरफ, चाहे वो शौहर है या बीवी है, लेकर गया है, वो खुद ही उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका दिल ही नहीं करता कि ये इस काबिल है कि मैं इसके लिए एफर्ट करूँ। देयर आर सो मेनी रीजंस। लेकिन ये फैक्टर कितना अहम है डॉक्टर सहर के अब औरतें भी हम देखते हैं कि निस्बतन खुद मुख्तार हो गई हैं और वो मर्दों की वो बातें बर्दाश्त नहीं करती जैसे पहले ज़माने में हमारी नानी दादियाँ या हमारी अम्मियाँ जो थी वो बर्दाश्त करती थी। ये भी कितना फैक्टर अहम है? देखिए, अगर हमारी नानी दादियाँ और हमारी अम्मियाँ अपने हकूक़ की तलफी जो है बर्दाश्त कर रही थी और अब वो कोई औरत बर्दाश्त नहीं करी, तो मैं तो उसको सराहूंगी। लेकिन अगर अब की औरतें जो हैं वो नाजायज़ डिमांड पेश करके अपने शौहर को तंग करी हैं, तो उसको भी मैं नहीं सराहूंगी। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे से जो प्रीवियस जनरेशन्स थी, मैं ये कॉन्सेप्ट और इस बात को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, शायद मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से, अपने आसपास के लोगों के तजुर्बे से कह रही हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी ज्यादतियाँ भी बर्दाश्त की जाती थी। औरत को ज्यादा ये सिखाया जाता था कि एक का थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है। अगर उसने तुम्हें दुकान में, सड़क पे सबके सामने झाड़ दिया तो क्या हुआ, अगर उसने तुम्हारी तालीम का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो क्या हुआ, घर बचाओ। ये सब घर बचाना नहीं होता, ये सब अपनी ज़ात की मनफी करना होता है। जो मियाँ बीवी हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एक इंसान जो आपके जज्बात, आपके एहसासात, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। औरत ने मर्द की इज्जत को प्रोटेक्ट करना है एज अ बीवी, मर्द ने बीवी की इज्जत को प्रोटेक्ट करना है एज अ शौहर। अगर आप चार रिश्तेदारों में खड़े होकर या सड़क पे खड़े होकर अपनी बीवी को जोर से झाड़ देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस वक्त चुप भी रहे, बाद में शिकायत भी ना करे और रिटेलिएट भी ना करे, तो ये सिर्फ एक मशीन या एक रोबोट कर सकता है। और अगर एक इंसान इस पर रिटेलिएट नहीं करता ना मुनीबा, ठीक है, तो वो या फिर इमोशनली नम्ब है या वो साइकोटिक है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग इंसान के अंदर आनी चाहिए। अगर किसी को अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती तो ये गलत बात है। आप एक दूसरे की इज्जत करें। और दूसरी बात ये, एक दूसरे को कहना कि ज्यादती बर्दाश्त कर लो तो घर बच जाएगा, ये मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अब हम इस सेंटेंस को छोड़ दें। इस सेंटेंस का पीछे अब हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन साथ ही यहाँ पर ना ये चीज़ भी डिफाइन करने की ज़रूरत है कि कॉम्प्रोमाइजेस इंसान को करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की, अपनी हक तलफी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी में ऊंच नीच आती है। बेशक। अब वो ऊंच नीच इस सूरत में भी आ सकती है कि आपको जितने फाइनेंशियल असासों की आदत थी अब आपके पास उतने नहीं है, तो इसको ज्यादती बर्दाश्त करना नहीं कहते हैं। इसको मिल के मियाँ बीवी जब एम्पायर बिल्ड करते हैं, अपनी जिंदगी बिल्ड करते हैं, इसको ये कहते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी खास सोशल सेटअप की आदत है, चाहे शौहर चाहे बीवी, एक खास आज़ादी की आदत थी। देखिए, जब आपने किसी को अपना साथी चुना है, अब आपको इस बात पर राजी होना पड़ेगा कि अब आपको उसको अपने हर फैसले में हिस्सेदार भी बनाना है, आपकी हर एक्टिविटी का भी उसको पता होना चाहिए। और आप भी अब शॉपिंग करने जाएंगी तो उनसे पूछ के जाएंगी और उन्हें बता के जाएंगी, और आप भी जब अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे तो अपनी बेगम को बताएंगे और ये ख्याल रखेंगे कि वो नाराज ना हो। ये अभी भी माइंडसेट ऐसा है डॉक्टर सहर के भी लोग कहते हैं कि शायद हमारी शादी के बाद हमारी जो आज़ादी है वो छिन जाएगी, वो चाहे लड़का हो वो चाहे लड़की हो, दोनों यही सोचते हैं अभी तक। ये ऐसा क्यों है?
देखिए, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आज़ादी छिन जाती है, लाइफ के डायनामिक्स चेंज होते हैं। लाइफ पार्टनर को लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं? माँ बाप को लाइफ पार्टनर क्यों नहीं कहते हैं? बहन भाइयों को, बच्चों को लाइफ पार्टनर क्यों नहीं कहते हैं? उसके साथ आपने अपनी जिंदगी बांटनी है, जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी बांटनी है। देखिए, सोचने का नजरिया, अगर आपको इस तरह से सोचें कि मुझे अपनी खुशियां और तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए और अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने के लिए कोई साथी मिल गया, तो वो आपको बंदिश नहीं लगेगी। और अगर आप इसको इस तरह से सोचें कि अब मुझे ये भी बता के करना है, वो भी बता के करना है, ये भी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, तो आपको बंदिश लगेगी। आप चाहें तो आप इस रिश्ते को खूबसूरत तरीके से भी परसीव कर सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर अच्छा है, मैं यंग बच्चे बच्चियों को यही मैसेज देना चाहूंगी, तो आपकी आज़ादी कहीं नहीं छिनती है, बल्कि एक जो अच्छा जीवन साथी है ना, उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं होती है, बरकत भी होती है। और आप ये कह सकते हैं मियां बीवी की जो पार्टनरशिप है ना, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और आपकी जिंदगी के बहुत सारे मसले आसान हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई इतना समझदार और दानिश्वर शौहर या इतनी दानिश्वर बीवी मिल जाए कि आप अपने प्रोफेशनल डिसीजंस बेटर ले सकें, आप ज्यादा एक्सेल कर सकें। आज़ादी के नाम पर हो सकता है कि अगर आप कोई गलत फैसले उठाने वाले एक अच्छे पार्टनर के साथ आप उन फैसलों से दूर रह रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको जीवन साथी जो है वो किस रूप में मिलता है और आप उसको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अब के दौर में जो बहुत ही ज्यादा तेज दौर आप कह लें कि आ गया हुआ है कि हर कोई अपनी नौकरियों में और बाकी लाइफ की डायनामिक्स में इतना मसरूफ हो चुका है कि मियाँ बीवी दोनों ही काम कर रहे हैं। तो इस मसरूफ जिंदगी में किस तरह वो अपने आप को वापस ट्रैक पर लेके आए, क्योंकि फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। समझ नहीं आती कि यार अगर हम सुबह से निकले हुए हैं तो घर आके बस हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना और बस रेस्ट करना है। मैं कहती हूँ मुनीबा, आजकल ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो काम करते हैं, आपकी डाइनिंग टेबल का साइज बड़ा हो जाता है, आप जिंदगी में ज्यादा चीजें एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई हद तक नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं इन्हीं कपल्स को जो इतने वर्कोहॉलिक है ये कहूँ कि शाम को घर आके आपको $500 की कोई इंसेंटिव मिलेगा और आपने आके 1 घंटा ये काम करना है, तो ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका इंसेंटिव क्या है। अगर मैं आपको ये कह दूं आपका इंसेंटिव है अपना रिश्ता बचाना, अपने रिश्ते को खूबसूरत करना, अपने रिलेशनशिप में मोहब्बत और इज्जत बरकरार रखना, अगर आप इस इंसेंटिव को इंसेंटिव समझते हैं, आप इसको इस काबिल समझते हैं कि इस पर मेहनत की जाए, तो आप टाइम निकालेंगे। आप दिन में 11-12 घंटे उस मेहनत करके बाहर करके एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे। और यकीन करें, जिस तरह आप अपने काम को, जॉब को लेके सीरियस हैं, अपनी माशरती जिम्मेदारियों को लेके सीरियस हैं, अपने पर्सनल रिश्तों को लेके भी सीरियस हो। किसी भी चीज की जब रेनोवेशन नहीं होती, रिपेयर नहीं होती है, तो उसको डैमेज होता है, उसको जंग लगता है। और डेली बेसिस पर बिट बाय बिट आपको नहीं पता लगता। एकदम से लोग कहते हैं कि कुछ चेंज हो गया, एकदम से मुनीबा कुछ चेंज नहीं होता। चेंज डेली बेसिस पर थोड़े थोड़े स्केल पर हो रही होती है और वो एकदम से नजर आती है। उसी तरह जो अच्छी चेंज भी होती है वो भी डेली बेसिस पर आपको बिट बाय बिट अपना हिस्सा डाल के करनी है। आपका एक मी टाइम अपने पार्टनर के साथ डेली मुख्तस जरूर होना चाहिए, जो टाइम किसी और का नहीं होना और मी टाइम में क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मतलब आपके जितने भी गैजेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो साइड पे पड़ी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, लेट गो ऑफ देम। दुनिया वालों के साथ तो आपने पूरा दिन ही डील किया है। और पता है, जब हम गैजेट्स जो है ना, मैं इनको हमेशा कहती हूँ कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। जिस तरह एक रिसर्च की प्योरिटी इस बात से पता लगती है कि उसमें दूसरे फैक्टर्स तो इन्वॉल्व नहीं थे, रिसर्च कितनी अच्छी हुई है, उसी तरह रिश्ते की भी प्योरिटी भी तब पता लगती है जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा शामिल नहीं होता है। दो लोगों की कन्वर्सेशन में व्हाट्सएप चैट में 10-12 लोग और हैं, तो आप अपने पार्टनर को अपना पूरा हिस्सा नहीं दे सकते। जब आप शादी के रिश्ते में एंटर हुए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने एक दूसरे के लिए टाइम निकालना है। और यकीन करेंगे कोई नामुमकिन काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा कुछ जो ख़वातीन का एक ये भी मसला होता है कि अगर उनका हस्बैंड जो है उनसे खुलकर मसाइल पर बात करता है तो वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं और वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि शायद ये हमें तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इस मसले को कैसे निपटा जाए कि अगर वो आपसे कोई बात या आपसे कोई डिस्कस कर रहा है किसी मसाइल पे, तो वो आपको नहीं टारगेट कर रहा, वो ओवरऑल चीज़ें बता रहा है आपको। मैं उन सब ख़वातीन को कहना चाहूँगी, अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई इंसान मुनीबा प्रॉब्लम को एड्रेस कब करता है? जब वो उसको सॉल्व करना चाहता है। अब जैसे मेरे आपसे अच्छी दोस्ती सलाम दुआ है, मैं आती हूँ जब भी शो में आपको देख के खुश हो जाती हूँ। अगर एक बार मैं आपको देखकर हम एक दूसरे को या आप मुझे उस तरह ग्रीट नहीं करते और हम दोनों में से एक बात कर लेती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो चाह रही है कि ये ठीक हो। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी अगर आप कंप्लेन को एड्रेस करना छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है आपके हस्बैंड को मैटर नहीं करती, आपकी एग्जिस्टेंस उसको मैटर कर रही है। आपकी किसी बात से या रिलेशनशिप की किसी बात से उसको प्रॉब्लम है एंड ही वांट्स टू सेव इट।
इट्स अ गुड साइन, गो अहेड एंड सेव इट लेडीज। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हम यहाँ पर ये कहते हैं जी, अगर हस्बैंड को गुस्सा आया तो वो आराम से निकाल लेगा, शोर शराबा भी कर लेगा बीवी पे, लेकिन अगर बीवी ने गुस्सा निकालना है तो वो क्या करे? ये भी मसला है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हाँ। हैं, गुस्सा आता है, बेहतरीन आइडिया यही है कि जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप कर जाए, कोई बात नहीं, कोई कबाहत नहीं। और मैं अपने सारे भाइयों को, सारे मर्द हजरात को ये कहना चाहूंगी कि आप मजीद बड़े हो जाएंगे। आपकी बीवी जो है, शी विल लुक अप टू यू और ज्यादा, अगर आप एक बार उसकी थोड़ी सी बात सुन लेंगे। और उसके बाद फिर जो है ना, जिस इंसान ने थोड़ा सा ज्यादा चीखा होता है, ज्यादा ज्यादती की होती है, वो बाद में खुद ही शर्मिंदा होता है। फिर ये इंसानी नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही एबनॉर्मल या कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, देन दैट पर्सन ट्राइज टू डू थिंग्स टू मेक अप फॉर इट, यानी मैं किसी तरह से कंपनसेट करूं। बीवियां भी हो सकता है आपको अच्छा खाना बना के दे, शौहर हो सकता है आके तोहफे तहाइफ ला के दें। आप जिंदगी के सारे मराहिल एक साथ तय करते हैं। इंसान बाहर 100 चीज़ों से, अक्सर खास करके मैं हाउसवाइफ्स को थोड़ा सा कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, जब इंसान बाहर रोजी रोटी कमाने जाता है, वो एक दिन में 100 हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट करता है। आपकी खातिर, बच्चों की खातिर, ज़िंदगी चलाने की खातिर लोगों की इतनी बातें सुन के आता है। अगर कभी आके थोड़ा सा नाराज़ हो जाए या रोज़ आपके खाने की तारीफ और आपकी तारीफ ना करे तो ऑफेंड मत हो। आपको नहीं पता वो बाहर लोगों की क्या क्या बात सुन के आ रहे हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो चाहे हस्बैंड हो, वो चाहे बीवी हो, दोनों को एक दूसरे को बात करें, उन मसाइल का हल निकालें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। सहर चावला, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, समाजी कारकुन है। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और जनाब, जिस तरह डॉक्टर सहर ने भी बताया है कि बहुत खूबसूरत ये रिश्ता है और इसको संभाल कर रखना चाहिए। इर्द गिर्द के जितने भी मसाइल हैं उनको साइड पर रखें और अपना ये जो खूबसूरत सा रिश्ता है इसको खूबसूरत ही बनाएं। मजीद भी जनाब आपसे बात करनी है, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कहा जाता है कि आपकी उम्र उतनी ही है जितनी आप सोचते हैं, और अगर आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में कोई मकसद पाना चाहते हैं तो जज्बा होना चाहिए उसके लिए, और आप कुछ भी फिर कर सकते हैं। और इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ताशकंद में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 50+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया था, और इससे पहले वो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। हमारे ये सुपरफिट गेस्ट 60 साल के हैं और जवानों से ज्यादा जवान हैं। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं। अब्दुल वहीद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हासिल करने के लिए उस टाइम जब आपका नाम वहाँ पर विनर के तौर पर अनाउंस हुआ तो कैसी फीलिंग्स थी, कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा महसूस मैंने किया। मुकाबला तो बहुत टफ था और अल्लाह के हुक्म से मैं विन कर गया। और ज़ाहिर है जब पाकिस्तान का तराना ही गूंज उठा, दिल तो और बड़ा हो जाता है बंदे का। ऐसे ही है। तो वहीद साहब, कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको इस इवेंट के लिए? कितना मुश्किल था ये इवेंट? ट्रेन तो मैंने पहले भी शुरू की हुई थी मैंने, ठीक है। और मैं जब ये कंपटीशन आया फिर एक टाइम मुझे कम मिला था थोड़ा सा। अच्छा। 1 महीना मिला था, सिर्फ 1 महीने की मेरी ये तैयारी थी। पहले भी ट्रेन कर रहा था मैं, और फिर मैंने मेरा गेम ज़रा अच्छी तरीके से तेज़ शुरू कर दी थोड़ी करनी। ठीक है। और एक अपना मेरा पहला इवेंट था ये, और मेरा दिल भी आगे अपना घबराता था, यार बड़ा इवेंट है, क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा स्टेज है। बड़ा थोड़ा घबराया भी था मैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने, जो मेरे उस्ताद थे पीछे और जो मेरे सारे कुलीग थे, उन लोगों ने कहा स्टेज के ऊपर जाके घबराना नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। और टाइटल इंडिया भी आया हुआ था सारा, मेरी क्लास में एक इंडिया भी था लड़का, और तो काफ़ी ईरानी वगैरह थे सारे, 40 मुल्क थे वहाँ पर। ठीक है। और फिर मैंने जोश से अपना पोजिंग वगैरह की, और फिर रिजल्ट आया अल्लाह की मेहरबानी से। एक था मिला तो था मैं, पर अल्लाह पाक ने मेहरबानी कर दी। झंडा जब लहराया और दिल तो आपको खुशी से बंदा पागल ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस इवेंट में कितने मुकाबले थे जो आपने जीते?
उस इवेंट के मेरे मास्टर कैटेगरी 60 और 60 अपना 50 और 60 के दरमियान कैटेगरी होती है ना। ठीक है। मैं अपनी कैटेगरी में 50 और 60 के दरमियान में क्लास में था मैं। इसमें 5 बंदे आए थे, एक इंडियन भी था। ठीक है। उसमें मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने जीती मास्टर में। ठीक है। तो 60 साल की उम्र में वहीद साहब आप इतने सुपर फिट हैं अभी तक, और सबके जहनों में इस वक्त यही सवाल है, जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि आप किस तरह इतने फिट हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं? मेरी माशाल्लाह ट्रेनिंग भी, वर्कआउट मेरा अच्छा है, और डाइट प्लान में आपको पता है इस दौर में डाइट प्लान चलाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अल्लाह पाक कोई ना कोई मेरा वसीला बना देता है। मैंने अब आपको पता है मैंने 93 में मनावा गाँव और बाटापुर के एरिया में जिम खोला हुआ था। ठीक है। और जब उधर से ही मेरी कुछ अपना आमदनी होती है, बच्चों से फ़ीस लेता हूँ, किसी से 500 ले लिया, किसी से 1000 ले लिया। बहरहाल वो उन लोगों को मैं नशे की लान से बचाता हूँ, बुरे कामों में जाने नहीं देता उन लोगों को। ठीक है। और जो मिल जाए मेरा यही मेरा घर का खर्चा चलता है, मेरे बच्चों का खर्चा चलता है। और मैं तो कहता हूँ मुझे पाकिस्तान पंजाब अपना वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला फहमीदा मिर्ज़ा है स्पोर्ट की, मुझे स्पॉन्स करे, और मैं इंशाल्लाह आगे कंपटीशन है, ओलंपिया आ रहा है, मिस्टर एशिया आ रहा है, मैं इंशाल्लाह झंडा फिर लहरा सकता हूँ। तो कब, कितनी उम्र थी आपकी जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की? उम्र तो मेरी ये 16 साल थी, मुझे कंपटीशन का शौक ही नहीं था। अच्छा। वो फिर मेरे स्टूडेंटों ने मुझे शौक डाला, सर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है। मैंने काफ़ी सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल 2020 में मिस्टर लाहौर, 2021 में पंजाब और 2021 में पाकिस्तान। अब 2021 मेरे लिए गुड लक जा रहा है। अभी 2021 मैंने वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल भी जीत लिया। अच्छा, तो क्या आपकी इंस्पिरेशन क्या थे, मतलब आप क्यों इस साइड पर आए कि मैंने बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही जाना है, मैंने खुद को फिट रखना है और दूसरे बच्चों को भी मैंने फिट रखना है? मुझे शुरू तो इस काम का ना शौक था। अच्छा। मैं शुरू से जब मैं 10 साल का था वैसे मैं रनिंग वर्कशॉप करता रहता था। ठीक है। और फिर जब मैं शादी वगैरह मेरी होगी, फिर थोड़ी छोड़ दी, वेट मेरा बढ़ गया। फिर मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है, फिर मैंने अपनी मेहनत शुरू की करनी, और फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग भी करता रहा। कंपटीशन काफ़ी लड़े, आपको पता ऊंच नीच कंपटीशन में होती है, सब कुछ बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करते करते आज मैं इस मकाम तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुँचा दिया है, वर्ल्ड चैम्पियन, और पूरे पाकिस्तान में टाइटल लेने वाला बंदा ये उस्ताद अब्दुल वहीद बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो क्या रूटीन क्या रहती है वहीद साहब आपकी, एक्सरसाइज की रूटीन? दिन में कितनी दफ़ा और कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं आप? मेरा वर्कआउट होता है, मेरा सुबह के टाइम 1.5 घंटा बस। ठीक है। ज़्यादा नहीं करता, 1.5 घंटा, जितनी डाइट के प्लान के मुताबिक मैं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी। और इस उम्र में ट्रेनिंग होती है एक टेक्निक की। ठीक है। और ज़्यादा जब ओल्ड मैन बंदा हो जाए तो फिर टेक्निक से वेट करना पड़ता है हर शय भी, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। ठीक है। तो आपके साथ जो लोग हैं जब आपको देखते हैं कि आप इस उम्र में भी इतने फिट हैं, तो क्या कमेंट्स करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं आपको? वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं यार उस्ताद उन्हें इतनी, जब मैं बाज़ार से गुजरता हूँ देखते हैं यार अभी उस्ताद उन्हें अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग इधर मोबाइल में पकड़े हुए हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम उन लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ यार मेरी तरफ आओ यार, ये बुरे काम छोड़ो आप। ठीक है। और मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, जैसे आपने पता है डाइट प्लान के लिए डॉक्टरों ने दुकानें खोली हुई हैं, 3-3 4-4 से लेते हैं, और मैं फ्री बताता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ, फेसबुक चलता हूँ, इंस्टाग्राम मेरी है, और मैं उस लोगों को फ्री डाइट बताता हूँ, और बच्चे माशाल्लाह खुश होते हैं। 10,000 बच्चे घर में जाके माँ बाप को बताते हैं, और फिर नेचुरल डाइट बताता हूँ मैं। वो काफ़ी लड़के फिर माँ बाप मेरे तरफ भेजते हैं उन लोगों से, यार वो बस बंदे के बाद 50 साल का एक्सपीरियंस है पूरा, और अब वो वर्ल्ड चैम्पियन भी हो गया, इसके आगे हम कहाँ जाके ट्रेनिंग लगवाएं। बिल्कुल ऐसे। और लोग जो क्लबों वाले तो लोगों से पैसे छीनते हैं ज़्यादा, बच्चों से पैसे ज़्यादा लेंगे, बच्चा डिसाइड हो गया कि ट्रेनिंग नहीं करेगा। तो क्या आपकी क्या जो है डेली रूटीन में क्या खाने पीने की रूटीन होती है? खाने पीने के मेरे माशाल्लाह कीमा वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, अपना फिश चलती है, अंडे चलते हैं, 24 अंडे चलते हैं बीच में। अच्छा, एक दिन में? हाँ, एक दिन में, सुबह दोनों पूरे दिन में। ठीक है। और साथ सलाद वगैरह होता है, फ्रेश जूस होते हैं मेरे, ये चलता मेरा भी। तो आप कोई सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सप्लीमेंट तो वो एक चीज़ होती है जिसके पास टाइम नहीं होता ना, मिसाल मेरे पास टाइम नहीं होता। सप्लीमेंट ठीक है, बंदा उसे यूज़ कर ले, उसमें कुछ नहीं होता। स्टेरॉइड वगैरह उसमें कुछ नहीं होता। जब कोई लोग किसी ने दफ्तर जाना होता है, वो बड़ी जल्दी होती है, यार घर वाली पका के नहीं देती, अंडे नहीं उबाल के देती, ये मेरी डाइट प्लान देती, वो उसमें डालता है, उसमें सब कुछ होता है, बनाया और पी गए बस, ओके। उसका साइड स्टेरॉइड के नज़दीक में बच्चों को आना देता, और बच्चों को मैं ये कहता हूँ फ्री भी देता, भी नहीं आप लोगों ने लेना। तो स्टेरॉइड से क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अब जितनी भी नौजवान नस्ल है हमारी, वो स्टेरॉइड्स की तरफ जा रही है, क्यों जा रहे हैं इसकी तरफ? स्टेरॉइड के नुकसान तो बहुत हैं, क्योंकि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं,
और कुछ लोग नेचुरल पावर भी ट्रेनिंग करते हैं। और इनके साइड इफेक्ट बड़े हैं, जैसे आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, जिगर ख़राब हो सकता है आपका। ये मेन चीज़ें यही है ना, मैदे को चलाने वाली। मैदा ख़राब हो गया तो बंदा गया। और ये तो मैं अपने स्टूडेंट को भी और लोगों को भी मना करता हूँ, यार इस चीज़ के नज़दीक नहीं आप लोगों ने आना। आप फिजिक फिटनेस करें, चलते फिरते हो आप ठीक लगे, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होनी चाहिए बस। तो क्या चाहते हैं आप आगे क्या प्लान है आपके, फ्यूचर प्लान्स क्या करना चाह रहे हैं? आगे मैं इंशाल्लाह, मेरा कंपटीशन आएगा, ओलंपिया आ रहा है आगे। अच्छा, मिस्टर एशिया भी आ रहा है। ठीक है। क्योंकि मुझे अभी तो हुकूमत तो सपोर्ट कोई नहीं कर रही। मुझे टॉप सिटी वाले ने सपोर्ट की थी इस दफ़ा, और गेट्स फार्मा वाले ने मुझे सपोर्ट की थी। ठीक। और उनकी वजह से आज मैं ताशकंद में पहुंचा था। और ऐसे जो हुकूमत करे तो फिर बंदा मज़ा ही बंदा और आ जाता बंदे को। तो ऐसे मुझे सपोर्ट मिले और इंशाल्लाह आगे मैं कंपटीशन कंप्लीट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो वहाँ के इवेंट का कोई हमें वहीद साहब कोई वाकया सुनाए कि वहाँ पर कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो और आपको लग ही ना रहा हो कि आप, मतलब होता है ना जब आप मैदान में जाते हैं किसी से मुकाबला करने के लिए, तो एक नर्वसनेस होती है कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। हाँ, मैं नर्वस तो हुआ था बड़ा, क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा था और स्टेज भी बहुत बड़ा था। अच्छा। ज़ाहिर 300 एथलीट थे उधर कंपटीशन खेलने वाले, हर मुल्क के उधर आए हुए थे। एक दफ़ा बंदा हिलता ज़रूर है बंदा, यार इतना बड़ा कंपटीशन कैसे करूँगा, क्योंकि हमारी सरपरस्ती के लिए सुहेल अनवर साहब से कराची से, ठीक है, और मोहसिन अमीन साहब थे, और शजाद बुरफा साहब थे, और इरफान भाई मिस्टर पाकिस्तान, और इसके बाद सलमान अहमद मसल मीनियम का चैम्पियन है हमारे लाहौर का, पाकिस्तान का। वो उन लोगों ने मुझे ज़रा मोटिवेशन किया, भाई बाबा जी घबराना नहीं आप लोगों ने, ठीक है, स्टेज पे जाना है, पर पूरा स्टेज पे ऐसे जाना है जैसे आप स्टेज के खुद बदमाश हैं। पोजिंग अच्छी तरीके से करो, जजों की आंखों में डाल के आपको ट्रेनिंग अपना पोजिंग करनी है, बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करें, इज्जत अल्लाह पाक देने वाला। ठीक है। वो मैंने ऐसे ही किया, फिर मैं नर्वसपन छोड़ दिया मैंने जब स्टेज पे अल्लाह का नाम लिया और पोजिंग शुरू कर दी। जब नाम जो सेकंड पोजीशन तक आया तो थोड़ा दो बंदे रह जाए तो बंदा घबराहट होता ही ना। दुआएं कर रहा था, जरूर पढ़ रहा था मैं मुंह में, अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी करे, पाकिस्तान की इज्जत, हमारे पाकिस्तान के लिए मैं खेल रहा हूँ, ये मैं जो झंडा भी लहराऊंगा पाकिस्तान के लिए लहराऊंगा अपने लिए, पर अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब कर दिया। और मैंने फिर शुक्राने के नफल भी पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा भी किया, और सब पाकिस्तानियों का, बहन भाइयों का, स्टूडेंटों का, घर वालों का, सबको मैंने शुक्रगुजार किया। और मैं काफ़ी फिर जब मैं घर आया अल्लाह पाक ने मेहरबानी करके मेरा काफ़ी इस्तकबाल किया गया अच्छे तरीके से जैसे होता है, और पूरे इलाके ने किया। और मैं तो बंदा इतना ही बड़ा खुश हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही साहब आपके बच्चे हैं और क्या उनमें भी ये शौक है बॉडी बिल्डिंग का, फिट रहने का? मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। अच्छा। बेटे की माशाल्लाह शादी की हुई है, उसकी माशाल्लाह 3 बेटियां और एक बेटा है। उसको मैंने सिलाई मशीनों का काम सिखाया हुआ है। ठीक है। वो सिलाई मशीनों का काम शाम करता है। तो उनमें नहीं है ये शौक? नहीं, उससे बेटे को मैं एक बेटे के शौक भी डाला नहीं, मैं खुद ही इस शौक में हूँ। आपने क्या करना है आपने? क्योंकि अमूमन होता है ना कि आप जिस शौक से होते हैं तो आपके बच्चे भी फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, मैंने नहीं उसे नहीं इस काम में डाला ही नहीं मैंने। तो अगर जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको क्या कहेंगे कि फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में, और किस तरह फिट रह सकते हैं? घर पे अगर वो हैं, जिम नहीं जा पा रहे, तो वो क्या क्या करें घर पर? मैं तो ये बात कहता हूँ, जिम तो आपको नहीं, जिम के पास टाइम है, सुबह फजर के लिए उठते तो हैं, आप नमाज पढ़ें, वॉक करें, अपना डाइट प्लान को अच्छा करें। आप जो इतने फास्ट फूड वगैरह खाने छाने वगैरह, आप इन लोगों से परहेज़ करें। और वॉक की बड़ी अच्छी चीज़ होती है, किसी पार्क में चले जाएँ, वॉक करें और अच्छे तरीके से खाएं। जैसे आप शादियों को चले जाने, बस मखसूस खाएं उसमें, ठीक है, हर चीज़ को मद्देनजर रखते, 3 घंटे पर खा लें आप। अच्छा। हम तो एक ही मील ले लेते हैं, मतलब दबा के खा लेता है, हैवी लगाता है। नहीं, उससे आपका पेट भी खराब होगा, आपकी फिटनेस भी खराब होगी। ठीक है। आपने मील लेना 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, भूख रख के आपने खाना, जो भी खाना आप अच्छे तरीके लेंगे, चिकनाहट अपनी ठीक करेंगे, लेडीज एंड जेंट बिल्कुल फिट हो जाएंगे माशाल्लाह। लेकिन आजकल तो लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं वहीद साहब, वो डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे कीटो डाइट्स हो गई या बाकी और भी बहुत सी डाइट्स हैं कि हम लोग इनके थ्रू जो है वो फिट रह लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाते नहीं है। तो क्या इस तरह फिट रह सकते हैं वो लोग? वॉक करें, आखिरी बोल की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिम चले जाएं, जिम अच्छी बात है, जिम जाना भी। आप आजकल पता आप ट्रेंड बन गया, लेडीज भी जा रही है और जेंट्स भी जा रहे हैं। ओल्ड मैन मेरी तरफ देख के वो भी मोटिवेशन हो रहे हैं। हाँ। यार बाबा इतनी देर गेम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? यंग ब्लड सब कर रहे हैं। अच्छा। और ये ऐसे तो करते रहे ना ये लोग, और अस्पताल तो वीरान ही हो जाएंगे, दवाइयों से ये लोग दूर हो जाएंगे। कोई सर दर्द कभी हुआ कि नहीं हुआ, शुगर वगैरह, ये इन चीज़ों से पाक हो जाएंगे वो लोग।
बिल्कुल ऐसे ही है कि और दिन में कितनी देर हमें वॉक या फिर रनिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो चाहे मर्द हो या फिर खवातीन हो? आधा घंटा बड़ा होता है बंदे के लिए। 30 मिनट 40 मिनट कर लें आप वॉक। आप ऐसे ट्रेडमिल कर लें, अपने बाहर नहीं जाना चाहते आप क्लब में ट्रेडमिल कर सकती हैं, अपना कार्डियो एक्सरसाइज कर सकती हैं, सारी कर सकती हैं। उधर कोच होती है, वो आपको ट्रेनिंग भी लगवाएगी। जेंट्स भी होते हैं, वो भी आपको ट्रेनिंग लगवाएंगे, अच्छे तरीके से लगवाएंगे और कार्डियो डाइट प्लान अच्छा बताएंगे आप लोगों को। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बंदा फिट हो जाता है। लेकिन अगर घर पर जो लोग करना चाह रहे हैं उनको कौन सी टाइमिंग ज़्यादा बेहतर है? सुबह के टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए या शाम के टाइम? जैसे देखते हैं घर वालों जब काम से फारग होंगे तब भी एक्सरसाइज करेंगे ना। अब लाहौर है तो पकाते शिकाते सुबह कुछ नहीं कर रहे, वो नाश्ते बाहर से करते हैं। ठीक है। वो तो 10 बजे भी चले जा जिम जा सकते हैं। अब जब टाइम मिले, आपको 1 घंटा मिल रहा है उस वक्त आप जिम चले जाएं। ठीक है। जब 12 बजे मिलता है, 3 बजे मिलता है, 10 बजे सुबह मिलता है। सुबह तो टाइम आपको पता ज़्यादा जाने को दफ्तर वगैरह जाना होता है, सब घर वालों ने सारा तो बड़ा नाश्ता वगैरह कैसे इंतजाम करना होता है। जब फारग होते हैं तब चले जाएं, जब भी टाइम मिले तब आप जब मिल जाए। वर्कआउट छोड़े ना आप, जरूर करें। और वर्कआउट छोड़े ना। जैसे बीमारियां चल रही हैं आजकल को तो आपको पता है ये तो जानलेवा होती हैं। एक्सरसाइज करते रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से आप लोग बहुत फिट हो जाएंगे। तो वही सब जाते जाते क्या आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो इन लोगों को यही कहूँगा, मेरी तरफ देखो, इस उम्र के हिस्से में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप भी शुरू करें और बुरे कामों से बचें, नशे की लानत से बचें। ये ट्रेनिंग आपको हर चीज़ से बचाएगी। अच्छे तरीके से डाइट प्लान लें, अच्छे तरीके से खाएं, कहाँ जाएं भी किसी अपना पिकनिक में वगैरह में अपने तरीके से खाएं। शादी में जाते हैं अपने थोड़ा थोड़ा खाएं बस, ज़्यादा नहीं। ये तो इतना खाते हैं, अभी आज का दिन ही है, सुबह क़यामत आने वाली है। बस इत्तेदाल में रहकर खाएं ताकि जी, आपकी जो जी। फिटनेस है या आपकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहे। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉडी बिल्डर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ताशकंद में जो चैम्पियनशिप थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और हमें आज अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने हैं कि 60 साल की उम्र में आप इतने फिट कैसे रह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। जनाब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए सुर और संगीत के हवाले से। तो आपको पता है मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और मौसीकी और जो इंसानी नफ्सियात का ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अगर आपका मूड अच्छा ना हो तो कोई अच्छा म्यूज़िक अगर हम लोग सुन लें तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और अगर हमारा मूड अच्छा हो और कोई सैड सॉन्ग सुन ले तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो अपसेट हो जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात न्यू टैलेंट से करवाएं। तो आज जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और वो ख़ुद भी इतनी खूबसूरत है कि आप जब उनकी आवाज़ सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, और जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो आप वो भी बहुत अच्छी और गपशप करती हैं और बहुत मज़े का बोलती हैं, ये कह सकती हूँ मैं। नन्ही सी और फ़िज़ा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी और टैलेंटेड कह लें कि सिंगर हैं, और इनसे पहले भी हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से हम उनसे बात करेंगे। फ़िज़ा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़िज़ा, अगर सिंगिंग का देखें तो कब से शौक हुआ, कब से आप सिंगिंग कर रही हैं, सीख रही हैं, कब से? जब मैं 5 इयर्स की थी ना तब से ही मैं कर रही थी। अच्छा, और अब कितने ईयर्स की आप? अब मैं 4 नवंबर को 10 की हो जाऊँगी। 10 ईयर्स की हो गई है, मतलब आप 5 साल से जो है वो सिंगिंग कर हाँ रही हैं। जी। तो किसका शौक था? आपका अपना शौक था या पेरेंट्स ने बोला कि आप सिंगिंग करें? मैं अपने भाई को देखकर ना, यानी मैंने पहले वो गाते थे ना। अच्छा। और वो भी सर के पास सुरताल म्यूज़िक अकेडमी सीखते थे। तो फिर उन्होंने जब देखा कि मैंने बस वो घर में गाते थे ना, तो मैंने भी थोड़ा सा ना गाया। बस तब मैंने इतना अच्छा नहीं गाती थी मैं, बस मैंने थोड़ा सा गाया ना। तो वो फिर मुझे सर जा के पास सुरताल म्यूज़िक अकेडमी लेकर गए। तो फिर जब सर ने मुझे सुना तो फिर उनको भी मेरी आवाज़ अच्छी लगी। उनका कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, तो फिर मैं प्रैक्टिस करती रही। और फिर जब मैं 6 इयर्स की हुई तो फिर नेस्कैफे बेसमेंट के ऑडिशन स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। और फिर जो सर जुल्फ़ी हैं वो हमारी अकेडमी आए, तो फिर तब मैं सिलेक्ट हो गई और फिर मैंने नेस्कैफे में परफॉर्म किया।
और फिर अब चल रही है सिंगिंग। अब चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आप बहुत अच्छा भी गा रही है। तो पहला याद है गाना कौन सा गाया था फिजा आपने? सबसे पहले हाँ। सबसे पहले तो यानी प्यार दी मिले गए। सबसे पहले यानी मैंने स्टार्ट तो नेस्कैफे से लिया था ना, फिर वो यानी जब मेरा लेकिन सॉन्ग वहाँ पर कौन सा सॉन्ग गाया था जिसकी प्यार वजह से दिया आप जो है वो सिलेक्ट हुई थी? वहाँ पर मैंने याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपका कौन सा सबसे फेवरेट गाना है जो आप हर टाइम गाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं? अभी से आतिफ असलम का अब रिसेंटली एक सॉन्ग आया था, आशियाने की बात करती हूँ, मैं आपको वो सुनाती हूँ। अच्छा चलें जी, वो हमें भी सुना दे। फिर आप अगर घर पर भी वो गुनगुनाती रहती हैं तो हम भी चाहते हैं आप यहाँ पर हमें सुनाएं। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, किसके आने की बात करते हो, किसके आने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत फिजा, बहुत ही अच्छा गाया है Thank आपने। you so much. वैसे क्या करती है घर पे, क्या रूटीन होती है आपकी? घर पे रूटीन तो पहले यानी जब कोविड चल रहा था तो तब स्कूल तो बंद ही थे, तो ऑनलाइन ही स्टडी होती थी ना। तो फिर सबसे पहले उठती थी मैं, यानी सोकर उठती थी ना। पहले ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो टीचर फिर आ जाती थी, तो मैं 9 o'clock उठ जाती थी। फिर जब क्लास ख़त्म होती थी तो फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती थी। नहीं, पहले मैं फिर फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी और फिर मैं स्टडी कर लेती थी। ठीक है। और फिर 2 hours में स्टडी करती थी ना। अच्छा। तो फिर क्योंकि टेस्ट देती है ना टीचर, तो फिर मैं कर लेती हूँ वो भी ना। करना तो फिर होता ना तो फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है और फिर मैं एकेडमी चली जाती हूँ और फिर मैं घर आती हूँ और फिर मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो क्या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है फिजा आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अच्छा। और इंग्लिश। ठीक है, और बस यही दोनों अच्छे लगते हैं। तो आगे जाके क्या बनना चाहती हैं आप? आगे जाकर सिंगिंग के अलावा यानी साइंटिस्ट बनने का शौक़ है मुझे, मगर ना थोड़ा सा मुझे ना, मेरी मामा कहती है कि इतना आसान नहीं है ये साइंटिस्ट बनना। अच्छा। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने कहा मम्मी मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं वीडियोस देखती हूँ ना जो होते हैं वो स्पेस में जब जाते हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो इन्वेंट करते हैं, तो बस उनको देखकर मुझे शौक़ हो गया ना साइंटिस्ट। कि आपने भी साइंटिस्ट बनना है, आपने भी स्पेस में जाना है। चले, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पढ़ लेंगी आप? चले, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी ही है। तो कितना दिन में कितना रियाज करती हैं फिजा आप? जब मैं एकेडमी जाती हूँ ना, तो पहले एकेडमी जाने से पहले ना मैं जब पढ़ के यानी मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर ना फ़ोन पे ना मैंने हारमोनियम ऐप ना इंस्टॉल की हुई है, तो उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, रियाज वगैरह कर लेती हूँ। फिर एकेडमी चली जाती हूँ, फिर 2 hours सर हमें प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर
मैं यानी घर आती हूँ, फिर जो सर यानी हमें लेसन देते कि अभी याद करके आना, मैं वो करती हूँ। ठीक है। और फिर घर पे भी आके फिर आप प्रैक्टिस करती है जो लेसन सर ने हाँ दिया जी। होता है? मतलब काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ जी। फिर तो ऐसे आपका बहुत पूरा दिन ही बहुत हेक्टिक रहता होगा, थक नहीं जाती आप? थक जाती हूँ मगर इतना ना मुझे पता नहीं चलता कि बस ना टाइम बहुत जल्दी से गुजर जाता है ना, तो इतना पता ही नहीं चलता मुझे। चलिए जी, यहाँ पर भी टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है, तो हम चाहते हैं कि फिजा आप एक और गाना हमें सुना दें। कौन सा सुना रही हैं? ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ एहदे वफा का विश। चलो। ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट ओह वाओ, दैट्स गुड। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है एहदे वफा, ना 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 ना, ओ दिल का दिल से हुआ है एहदे वफा। वाह जी जनाब, बहुत ही अच्छा। फिजा, कौन कौन से दोस्तों को आपने डेडिकेट किया ये? मेरी एक जो सबसे अच्छी फ्रेंड है ना हिबा, मैंने उसको की है। अच्छा, उसको आपने डेडिकेट किया है, तो उसको आप सिखाती हैं कि आप भी बस सिंगिंग करो हिबा? कहती हूँ, मगर वो कहती है मुझे कि फिजा मैंने भी तुम्हारी एकेडमी आना है, मैंने अच्छा। भी सीखना है, मगर आती नहीं है वो। आती नहीं है, तो आप उनको बोले ना कि आए, फिर आप मैं दोनों जब मैं इकट्ठे स्कूल बैठ गई के आप भी सिंगिंग करना। मैं स्कूल गई ना, तो मैंने तो मुझे कहती कि ना चलो जैसे तुम प्रैक्टिस करती हो ना एकेडमी जाके, तो मुझे बताओ ये कैसे करते हैं ना प्रैक्टिस। मैंने बताया कि ये हमारे नोट्स होते हैं, तो फिर इनको ये जब हम इनको सर हमें सिखाते हैं, जिसमें हमारी जो आवाज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है डे बाय डे। तो फिर उसने कहा, जब मैंने कहा चलो तुम एक दफ़ा ना मैंने कहा वो होता है ना एक सारे गाँव, तो मैंने कहा इनमें से ना तुम कुछ कहो, मगर वो उसने सही नहीं कहा। वही नहीं, मैंने कहा तुम फिर एकेडमी आना ना, तो फिर वो आती ही नहीं है। चलो कोई आती नहीं, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे ज़्यादा जब आपसे वो ज़्यादा होंगी ना कि मुझे करना है कुछ, जैसे आपके अंदर जज्बा है कि मुझे ये करना है, तो वो भी आ जाएंगे। वैसे कौन सा सिंगर पसंद है? पुराने सिंगर्स में तो यानी मैडम नूर जहाँ को बहुत ज़्यादा उनकी वॉइस मुझे अच्छी लगती है, और जो अब के सिंगर्स हैं उनमें आयमा बेग अच्छा, और सर आतिफ असलम की आवाज़। अच्छा, तो किसके साथ आपका ड्रीम है कि आप उनके साथ गाना गाएं? मेरा ड्रीम है कि मैं सर आतिफ असलम के साथ यानी मैं उनके साथ कुछ गाऊँ। मैं अच्छा, बहुत मैं सोचती हूँ कि मैं गाऊँ उनको, यानी कोई सॉन्ग उनको डेडिकेट करूँ, तो आतिफ असलम के साथ मैं गाना चाहती हूँ। अच्छा, उनके साथ आपका ड्रीम है कि वो आपके साथ और आप उनके साथ जो है स्टेज शेयर करें या फिर स्क्रीन शेयर करें, उनके साथ गाना गाएं। चले जी, हम अपने प्लेटफॉर्म से अगर आतिफ असलम साहब के तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो ज़रूर जनाब फिज़ा बतूल की जो ख्वाहिश है, ये जो उसका ड्रीम है, ये पूरा किया जाए, ताकि जो फिज़ा है उसकी आवाज़ और आपकी आवाज़ हम एक साथ सुन सकें। तो फिज़ा, ज़्यादा कौन से गाने पसंद हैं? ज़्यादा मतलब हाई बीट वाले या फिर जो है लो या सैड जो मेलोडी सॉन्ग होते हैं वो पसंद है? किस तरह के पसंद है? मुझे ज़्यादा पॉप सॉन्ग पसंद है, और इस तरह गज़ल पसंद है मुझे, इस तरह के। अच्छा, तो क्या घर पे हर टाइम गाती रहती हैं? घर वाले भी तंग आ जाते होंगे कि फिज़ा हर टाइम आप गा ही रही हैं? नहीं, हर टाइम तो नहीं गाती, वैसे जब कुछ दिल चाहता है मैं गा लेती हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं करती। तो जब मैं बिल्कुल भी मैं बहुत बोर हो रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ, जिस तरह मैं ड्राइंग कर लेती हूँ। तो कभी कभी इतना सब कुछ कैसे फिज़ा आप अकेली कर लेती हैं? पता नहीं कैसे वैसे हो जाता है मुझसे, पता भी नहीं चलता, पता है कुछ कर लेती हो जाता है। खाने में क्या पसंद है फिज़ा को? खाने में ज़्यादा मुझे जो यानी फास्ट फूड में मुझे शवारमा बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है, और जो घर के यानी खाने होते हैं ना, उनका
उसमें यानी जिस तरह मैं खा लेती हूँ अचार गोश्त इस तरह की चीज़ें, निहारी मतलब चटपटे वगैरह। खाने का हाँ आपको जी। शौक है, लेकिन गले के लिए वो खराब नहीं, मतलब गला खराब नहीं हो जाता और अवॉइड नहीं करना पड़ता वो चीज़ों को? आइसक्रीम जिस तरह कोई ठंडी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की चीज़ें, तो उनसे हो जाता है मेरा गला खराब अच्छा। ना। तो एक फिर आप दफ़ा नहीं हो खाती? दिल चाहता तो मैं खा लेती हूँ। अच्छा। एक दफ़ा जब मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में ना मेरा यानी ऑडिशन था ना, मैं जाना था, मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हो गया था, मैंने ना रात को ना ड्रिंक पी ली थी ना, तो उससे मेरा गला ख़राब हो गया था, मगर फिर भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं फ़िज़ा के मैडम जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमें भी बहुत पसंद है, तो मैडम का गाना है मैं तामर जानिया, वो सुना दें हम। ठीक है। हाय हाय जदो होली जेलने मेरा ना, जदो होली जेलने मेरा ना, मैं थामर जानिया है, मैं थामर जानिया। हाय हाय जदो होली जेलने मेरा ना, सोनिए तू कूक मेरी, सोनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक अड्डे कोटे के ना फड़ मेरी बा, मैं थामर जानिया है, मैं थामर जानिया। हाय हाय जदो होली जेलने मेरा ना। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है और फ़िज़ा बतूल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन जाते जाते एक और गाना आपने हमें सुनाना है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ जनाब आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरेगा, और अब गाना सुनते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ ढोला, ठीक है? साडा ते ढोला तू यू यार है, ओ दूजा कोई नहीं बनाओना, कोई नहीं बनाओना। साडा ते ढोला तू यू यार है, ओ दूजा कोई नहीं बनाओना, कोई नहीं बनाओना। तेरी या तेरी भावे कसमच वाले, तेरी या तेरी भावे कसमच वाले,